आज हम पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में जानेंगे, जो कि मॉडर्निज्म के रिएक्शन के रूप में दिखाई देता है। हाँ। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने से पहले हमें वर्ल्ड के डिफरेंट फेजेस को समझना होगा, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टडी करते हैं या पॉलिटिकल थॉट के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो उसके करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें वर्ल्ड में डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं। और ये फेजेस है प्री मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा और पोस्ट मॉडर्न एरा। इन तीनों फेजेस को समझकर हम मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो फेज आता है वो है प्री मॉडर्न एरा का, पूर्व आधुनिक युग। ये जो समय था ना, ये मॉडर्न एज के पहले का समय था। इस एज में क्या होता था, जो धर्म का डोमिनेंस था ना बहुत ज़्यादा था। गॉड या ईश्वरीय सत्ता की बात की जाती थी, और जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होती थी उनको जज भी किसके आधार पर किया जाता था, धर्म के आधार पर किया जाता था। ये सारी चीज़ें हम कब देखते हैं, प्री मॉडर्न एरा में हम देखते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या था, लाइफ उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था, धर्म का ही डोमिनेंस था, स्टेट का ही डोमिनेंस था, या ये बोल सकते हैं कि स्टेट को धरती पर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। ठीक है, तो जो दूसरी एरा है वो है मॉडर्न एरा, जिसे आधुनिक युग कहा जाता है। गुड। अगर हम देखें तो 15th सेंचुरी के बाद हमें दो मेजर इवेंट देखने को मिलते हैं। पहला है रेनेसांस और दूसरा है एनलाइटनमेंट। रेनेसांस और दूसरा है एनलाइटनमेंट। अच्छा, इससे पहले कि मैम एक्सप्लेन करें, कोई बोलना चाहेगा हाथ खड़ा कर सकता है। रेनेसांस और एनलाइटनमेंट में क्या फ़र्क है बेटा, या सेम है दोनों? पुनर्जागरण और दूसरा, हाँ, एक पुनर्जागरण और इनलाइटनमेंट। हाँ जी, क्या बोलते हैं इनलाइटनमेंट, क्या बोलते हैं? प्रबुद्धता। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? सेम शब्द बोले इसलिए फ़र्क है आपके अनुसार भी? ठीक सर फर्क है। क्या फ़र्क है बोल सकते हो, गैस कर सकते हो? हैज़ार्ड गैस, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलो, आपने समझ गए, दो चीज़ें हैं ना। हाँ बोलो बेटे, एक्सप्लेन करो, शाबाश। रेनेसांस में क्या होता था कि अब तक क्या था, धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसमें क्या होता है कि धर्म का जो प्रभाव है ना उसको कम किया गया, और यहाँ पे ह्यूमन के विवेक की बात की गई, ह्यूमन के रीज़न की बात की गई, नेचुरल राइट्स, इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे मेजर थिंकर आते हैं, फिलोसफर आते हैं, जिसमें मैकियावेली का नाम, जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स, ये सारे थिंकर आते हैं। इस तरह के आइडिया को ये बढ़ावा देते हैं। और हम मॉडर्न एरा में देखते हैं कि इसमें व्यक्ति को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात की जाती है, ह्यूमन रीजन की बात की जाती है, ह्यूमन के विवेक की बात की जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो एडम स्मिथ जैसे थिंकर होते हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टेट के कम इंटरफेयर की बात कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्री मॉडर्न एरा में जो एक पैटर्न था वो देखते हैं हम कि कैसे मॉडर्न एरा में चेंज हो रहा था, क्योंकि नए नए विचार आ रहे थे, नए नए फिलोसफर आ रहे थे, एजुकेशन का विकास हो रहा था, साइंस का विकास हो रहा था, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा था कि कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म जैसे कंसेप्ट आ रहे होते हैं, जो मॉडर्निज्म के डेवलपमेंट का कारण बनते हैं। ये सारे डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या था, ह्यूमन लाइफ को अच्छा बनाना था। इस तरह हमने मॉडर्न एरा में देखा कि रिलीजन और स्टेट का जो डोमिनेंस है ना वो कम हो जाता है, और ह्यूमन के रीज़न की बात की जाती है, ह्यूमन के विवेक की बात की जाती है। तो अब बात करते हैं हम पोस्ट मॉडर्न एरा की, उत्तर आधुनिक युग। ये मॉडर्न एरा के बाद आता है, जो कि मॉडर्निज्म को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना था कि कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म के इसमें जो भी विचार दिए गए थे वो फेल हो रहे थे। वो कैसे फेल हो रहे थे, अगर हम देखें तो मॉडर्निज्म में ना अल्टीमेट ट्रुथ की बात की जाती थी, एक रीज़न की बात करता है मॉडर्निज्म, एक पैटर्न की बात करता है, यूनिवर्सल थिंग की बात करता है। बट पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है, ये सारे कंसेप्ट को, ये सारे आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अल्टीमेट ट्रुथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती है। जैसे कि अभी द्रेधा आपने पढ़ाया है पिछले स्पीकर ने, वो भी बोल रहे हो कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है। शाबाश। तो हम देखते हैं कि कैसे ये आइडिया पोस्ट मॉडर्न एरा में चेंज होते हैं, कैसे पोस्ट मॉडर्न एरा मॉडर्निज्म पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। अब हम एक बार फिर से इनको देखते हैं। प्री मॉडर्निज्म, चौक, हाँ लिखो लिखो, बिल्कुल बिल्कुल लिखो, बहुत बढ़िया लिखो, एक्सप्लेन करो, लिख के अच्छा रहेगा। जब तक ये बिठाएंगे कोई बताएगा
मॉडर्निज्म क्या होता है बेटा, आप बता सकते हो गुड़िया? हाँ बोलो, आप बोलो। मॉडर्निज्म हाल फिलहाल का जो आजकल हो रहा हो। वो तो ठीक है, पर मॉडर्निज्म जो हम पढ़ते हैं ठीक है, आजकल तो पोस्ट मॉडर्न बोलते हैं बेटा कई बार ना, तो मॉडर्निज्म क्या था मतलब? मॉडर्निज्म होता था सर कि चीज़ जो है एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होना चाहिए, और जो पॉलिटिक्स है इसको भी साइंस बेस्ड होना चाहिए, है ना, और आदमी तर्क से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और अब वही बात मानी जाए जिसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। कर सकते, ठीक है ना, और आदमी जो है अपने भाग्य का खुद निर्माता है ना, ऐसा मानता है। शाबाश। तो देखिए ये बता रहे हैं आपको मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, है ना। मैं बताता हूँ बेटा, तो आप करो, आप लिखो, मैं बताता हूँ। ये हो गया प्री मॉडर्न, मॉडर्न एरा एंड पोस्ट मॉडर्न एरा। बहुत ही बढ़िया, इससे इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। एरा होता है युग, है ना। ट्रुथ क्या था? ट्रुथ ऑब्जेक्टिव था। हाँ, ट्रुथ ऑब्जेक्टिव था, ऐसा बता रहे। ओके। अल्टीमेट था, अल्टीमेट ट्रुथ था, ऑब्जेक्टिव था। अल्टीमेट, जिसको आप चुनौती नहीं दे सकते ना, अल्टीमेट। इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, प्री मॉडर्न एरा में जो चीज़ें होती हैं। इस तरह की सभी बातों को ये रिजेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, मतलब ह्यूमन के रीजन की बात की जाती है। और मेन फोकस किसको करता है? ह्यूमन को। वहाँ पर सारा ट्रुथ कौन दे दिया आपको? प्रकृति, भगवान और जो गिवन है, ठीक है ना। यहाँ आदमी को इसने बेस कर दिया, जो मैडम ने बोला साइंस, तो आदमी का ज्ञान का तरीका क्या है? साइंस, वो आगे बढ़ गई। अच्छा, और अब आया पोस्ट मॉडर्न युग। ये बोलता है कि ट्रुथ अल्टीमेट ट्रुथ जैसे कोई चीज़ नहीं है, अच्छा। रिजेक्ट कर देता है, इस पर क्वेश्चन मार्क। हाँ, अल्टीमेट नहीं, मतलब ट्रुथ अल्टीमेट नहीं है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल कोई भी चीज़ नहीं है। होता है। इसमें लोइटार्ड पढ़े आप, लोइटार्ड की किताब है। यूनिवर्सल कोई भी चीज़ हाँ नहीं है। बिल्कुल, पोस्ट मॉडर्निस्ट कंडीशन लिखी है लोइटार्ड ने, उसको पढ़े। ये क्या था? सुपर नेचुरल था, गॉड की बात की जाती थी, हाँ। ईश्वर इस तरह की बात की जाती थी, भगवान, सुपर नेचुरल, शाबाश। एंटी सुपर नेचुरल। हाँ, एंटी, आदमी सब कुछ करेगा, एंटी सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल ये क्या? मिस्टिकल है, रहस्यमय। रहस्यमय, अच्छा शाबाश, मिस्टिकल, रहस्यों से भरा पड़ा, शाबाश। इसमें क्या था? अथॉरिटी फ्रॉम गॉड। तो जिसको भी शक्ति मिलेगी किससे मिलेगी? भगवान से। राजा भगवान का अवतार है, ठीक है। इसमें क्या था? अथॉरिटी फ्रॉम ह्यूमन रीजन एंड हाँ, ह्यूमन रीजन और विज्ञान से मिलेगी। और डेमोक्रेसी भी इसमें आएगी, डेमोक्रेसी। ह्यूमन रीजन एंड साइंस। हाँ ठीक है, गुड बेटे, साइंस, शाबाश। इसमें नो अल्टीमेट नो, हाँ, अल्टीमेट अथॉरिटी, बल्कि ये बोलते हैं डायलॉग करो, डिस्कोर्स करो, है ना, कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं। बहुत बढ़िया। अगर समझ, मतलब जो प्री मॉडर्न एरा था उसमें क्या था? ट्रुथ ऑब्जेक्टिव था, अल्टीमेट था, सुपर नेचुरल था, ये तो किसमें गॉड की बात की जाती थी, ईश्वरीय सत्ता की बात की जाती थी, और अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, मतलब गॉड से ये जो सारी शक्तियाँ गॉड से ही मिलती थी। ये मॉडर्न एरा में क्या होता है? ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। ये अल्टीमेट ट्रुथ की तो ये भी बात करता है, हाँ। साथ में ये ह्यूमन के रीजन की बात करता है, ह्यूमन के रीजन की बात। रीजन से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान नहीं देगा। इसमें क्या है? ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट करता और बोलता है कि अल्टीमेट ट्रुथ जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल, सब्जेक्टिव है, ठीक है बेटा। ट्रुथ सब्जेक्टिव है, ये बोलता है। फिर इसमें क्या? अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, अथॉरिटी फ्रॉम ह्यूमन रीजन एंड ठीक है। साइंस। ठीक है, तो अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में जानेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म के उदय के क्या कारण हैं? ये एक क्रिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच थी जो मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट आया था, और ये हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है, मतलब लेट 20th सेंचुरी में हमें ये देखने को मिलता है। बिल्कुल। और इस क्रिटिकल अप्रोच को डिफरेंट स्कॉलर, डिफरेंट फिलोसफर के द्वारा अपनाया गया था। मतलब इस पोस्ट मॉडर्न एरा की व्याख्या करने के लिए
या कहे समकालीन जो इवेंट हो रहे थे, हाँ। वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रहे थे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी को अपनाया गया था। ये जो चेंजेस आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म का रिएक्शन था। अच्छा। क्योंकि जिस उद्देश्य से मॉडर्निज्म का डेवलपमेंट हुआ था, उस पूरे आइडिया को पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट कर रहा था। पोस्ट मॉडर्निज्म को हम जनरली डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी जोड़कर देखते हैं। अच्छा, ये भी इसके ही प्रकार है। शाबाश। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर है, लियोटार्ड है, डेरिडा है, मिशेल फूको भी है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो मुख्य रूप से एक आधुनिक विचारधारा है। ये इससे पहले एग्जिस्ट कर रही जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरी थी, सोशलॉजिकल थ्योरी थी, या जो भी कंसेप्ट और थ्योरी थी जो वर्ल्ड को डिफाइन कर रही थी, या फिर देखिए कि यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो भी अकेडमिक में जो भी थ्योरी कर रही थी, उन सबको चैलेंज करता है। ये बोलता है कि आप सबकी जो अप्रोच है ना वो गलत है, टोटली कह देता है कि आपकी जो अप्रोच है वो गलत है या फिर सही नहीं, उनको चैलेंज करता है। ये चैलेंज हमें देखने को मिलता है 1970 के बाद, क्योंकि जो मॉडर्न एरा था वो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। हाँ। वहाँ पे जो सोशल रिलेशन होते थे वो पहले से ही फिक्स थे, पहले से ही निर्धारित होते थे। और अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म में देखें तो यहाँ पे क्या ये सोसाइटी क्या थी, बहुलवादी थी। ये जो सोसाइटी प्लूरलिस्ट प्लूरलिस्ट और पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट भी बोलते हैं इसको। शाबाश बेटा। ये जो सोसाइटी थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। मतलब थी क्या, हम इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं वो भी तो पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी बन जी चुकी रहे है। हैं। फिर हम इसे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहते हैं। हाँ। क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अब हम देखते हैं कि इस सोसाइटी में कैसे चेंजेस आ रहे थे जो मॉडर्निस्ट सोसाइटी में नहीं थे, और हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा कि मॉडर्निस्ट सोसाइटी में व्यक्ति की बात होती है, लेकिन अब क्या हो रहा था कि कंज्यूमर की बात हो रही थी। मतलब इंडिविजुअलिज्म था, पोस्ट मॉडर्निज्म में वो कंज्यूमरिज्म बन चुका था। ठीक है, गुड। पहले क्या हुआ करता था कि मॉडर्न सोसाइटी में एक सोशल आइडेंटिटी हुआ करती थी, लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी में डिफरेंट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है एक ही टाइम में ना। जैसे कि कोई लड़की भी है, लेखिका भी है, किसी विशेष इलाके से भी आती है ना, एक गृहिणी भी है, कई आइडेंटिटीज़ की मतलब वो है ना। शाबाश। इस प्रकार हम देखें कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी है ना वो बहुत ज़्यादा प्लूरल है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुलवादी है। इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और जो मॉडर्निस्ट सोसाइटी से वो इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, गुड। तो इसी कारण पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी का उदय हुआ। क्योंकि अगर हम मॉडर्निज्म की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ पे बिलीव करता है और यूनिवर्सल फैक्ट की बात करता है। मतलब जो कोई भी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ के वो एक ही पहलू की बात करता है। जो मॉडर्निज्म है एक ही अल्टीमेट ट्रुथ की बात करता है, मतलब वहाँ पर ट्रुथ की डाइवर्सिटी नहीं होती है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ना, इसमें ट्रुथ की डाइवर्सिटी होती है। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करो तो वो इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है कि किसी भी चीज़ का एक ही पहलू होता है, ट्रुथ बिल्कुल। और वो कहता है कि कोई भी चीज़ निश्चित, पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। अगर कोई चीज़ आज है तो वो कल नहीं है। इसीलिए हम किसी भी चीज़ को अल्टीमेट ट्रुथ कैसे मान सकते हैं, किसी भी चीज़ को यूनिवर्सल कैसे मान सकते हैं। वो ट्रुथ को सब्जेक्टिव मानता है। वो बोलता है कि ट्रुथ एक ना होकर अनेक, एक ट्रुथ की बात ना करके वो अनेक सच की बात। जैसे इसका उदाहरण दें अगर कि फॉर एग्जांपल कोई उदाहरण दे सकता है इसका सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ। बताओ बोला आंसर कोई क्लास में कि अगर नहीं, आप अपना दो। हाँ, बोलो। अगर एक किसी आदमी की आँख में पट्टी बांध दे डिफरेंट लोगों की, तो उनको एक हाथी को छूने को बोला तो वो बताएंगे कि हाथी पिलर जैसा है, कोई बताएगा कि दीवार जैसा है। हाँ, ये हमारे प्राचीन किसी ग्रंथ में है बेटा, ये ना कहानी है बेसिकली कि हाँ जिसको जो फील होगा वो वही व्याख्या करेगा। तो ये भी बोलते हैं कि सच जो है वो कैसा है, मल्टी डायमेंशनल। इसके पीछे साइंस भी जिम्मेदार है। जो आइंस्टीन और हाइजेनबर्ग वगैरह ने जो खोज की ना बेटा, उससे जो ये नई साइंस है इसको बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले न्यूटन की साइंस थी जो ये बोलती थी हम मैथ और लॉजिक से पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। पर 20वीं शताब्दी में हाइजेनबर्ग, न्यूटन और इन लोगों ने ये बताया कि दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, इवन एटम भी फिक्स नहीं है। एटम भी उसके जो अंदर के कणु हैं वो कभी स्टेबल है कभी तैर रहे हैं।
फिक्स नहीं है कभी भी। तो ये बोलता है इसी तरह से मानव जीवन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी फिक्स नहीं है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण दिया इन्होंने बड़ा अच्छा कि जैसे अगर हम सीता की दृष्टि से देखें, एक सीता में अगर लड़की को डाल के देखें तो वो राम से नाराज होगी, तूने ये क्या किया। बेटे के एंगल से देखें तो राम का धर्म है, भाई के एंगल से देखें तो रावण ठीक लग रहा है। तो मतलब एक सच्चाई बनाना बड़ी बड़ी क्या है, मुश्किल है, बड़ी मतलब जो तेरी सच्चाई वो मेरी सच्चाई ज़रूरी नहीं है, ऐसा बोलता है ना। आगे बोलो, शाबाश बेटा। अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ बोलो, शाबाश बेटा। आप सर दिख रहे हैं, हाँ मुझे सामने से कैसे दिख रहे हैं, हाँ आपको इधर से कैसे दिख रहा है, बिल्कुल, आपको इधर से कैसे दिख रहा है, हाँ। आपको पीछे से कैसे दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखो पीछे वाले को सर के गंजे बाल दिखाई दे रहे कि सर गंजे हो गए हैं, है ना। आगे से शर्ट देख रहे हैं, पीछे से कुर्ता दिखाई दे रहा है। तो ये सब मतलब स्टाइल है ना, ठीक बोला इन्होंने। ऐसी घटनाएं भी होती है बहुत मैं बड़ी। सामने से देख रही हूँ, मुझे सर हाँ, ऐसे दिख रहा है, हाँ। चश्मा लगा के एकदम वीडियो बना रहे हैं। फिर आप पीछे से देख रहे हैं, आपको पीछे से सर दिखेंगे, हाँ। आप इधर से देख रहे हैं। तो यही तो चीज़ है, यही तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि हर इंसान का ना अलग अलग सच होता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। ट्रुथ किस पर निर्धारित करता है, जो आपका पर्सपेक्टिव होता है, जो आपका नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखने के लिए। बिल्कुल तो जैसे सर का सच हर इंसान के लिए अलग 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 है, बिल्कुल सही बोला। ये अलग अलग की बात करता है। यही तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं है, ट्रुथ एक नहीं है, हर व्यक्ति का सच अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हाँ। जो ट्रुथ को इम्पैक्ट करता है। हाँ, बोलो। इसीलिए यही तो पोस्ट मॉडर्निज्म यही समझाना चाहता है कि अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होता, मतलब कि ट्रुथ सापेक्ष होता है, सापेक्ष होता है, सब्जेक्टिव होता है। अब इसकी पोस्ट मॉडर्निज्म की कुछ विशेषताएं हैं। हाँ, बताओ। वो ऐसे है जैसे आधुनिकता से मोहभंग। मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म ने ना अपने आप को मॉडर्निज्म से पूरी तरह अलग कर दिया था। दूसरा है देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। हाँ। मतलब कि पूर्ण सत्य जैसे कोई चीज़ चीज़ नहीं है, ठीक है। ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, ट्रुथ सब्जेक्टिव है। चौथा है सत्य देखने वाले की नज़रों पर नज़रों पर, बहुत बढ़िया। देखो इसका क्या असर पड़ा, जो इसने बोला सत्य देखने वालों की नज़रों पे पड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया, बजाय ये बताने की कि काले लोगों के साथ क्या किया, बजाय उसके काले लोगों का एक्सपीरियंस लो, उनके बोलो अपनी कहानियाँ लिखो, अपनी आत्मकथा। बजाय नारी पे लिखने से, प्रेमचंद की तरह नारी पे लिखने से, नारी को बोलो तू लिखा अपना। मतलब इसकी वजह से जो दुनिया में आज मतलब आदिवासी के ऊपर लिखने से आदिवासी को बोलो अपना एंगल बता। मतलब जो पीड़ित है उसके एंगल को खुद बयां करने दो उसको। ये वाली जो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आया ना, इसकी वजह से आया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कि भाई एक जो दलित है तो उसकी पीड़ा दलित ही बता सकता है, एक औरत है तो वही उसकी पीड़ा बता सकती है, एक जो आदिवासी है वही उसकी पीड़ा बता सकता है। इसका पॉजिटिव भी है, मतलब आजकल देख रहे। और इसमें लॉजिक ये भी छुपा है कि दूसरा आदमी नहीं समझ सकता हमारी पीड़ा, ये भी इसमें है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो दुनिया में फैला है ना, इसकी देन है वो, ठीक है। आगे बोलो, शाबाश। द एंड ऑफ रियलिटी की बात करता है, हाँ। वास्तविकता का अंत। मतलब कि हम किस युग में जी रहे हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के युग हाँ। में जी रहे हैं ना। आजकल हमारे को जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सच नहीं होती ना, सच तो कुछ और ही होता है। मीडिया वाह। हमारे को चीज़ दिखाती है पर वो जरूर तो नहीं है सच है ना। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलना बेटा। देखो ना, थोड़ा अब थोड़ा जोर से बोलो। आप ये क्या बोल रही है आपको, ये जो पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी में हम जी रहे हैं, पता क्या होता है आजकल? नरेटिव चलता है, नरेटिव, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। नरेटर होता है लेखक, नरेटिव होता है बयानिया। कि जैसे मान लो एक खबर चली, बलूचिस्तान में ट्रेन पकड़ ली वहाँ के अलगाववादियों ने, तो इंडिया में खबर इस तरह चली कि देखो वहाँ अलगाववाद हो रहा है और क्रांति हो रही है और जल्दी पाकिस्तान से बलूचिस्तान क्या हो जाएगा, अलग। पाकिस्तान में एक बयानिया चल रहा है, बलूचिस्तान की खबर वैसे नहीं दिखाई जा रही, ये दिखाया जा रहा है कि कुछ लुटेरों ने हमारे सैनिकों पे हाथ डाल दिया, हमारी सेना को लूटा जा रहा है। तो मतलब जो ट्रुथ है वो बयानिए से, जो मतलब जो मीडिया जो दिखा रही है उसके थ्रू दिखाया जा रहा है, उसके सारे एंगल नहीं दिखाए जा रहे। और बहुत से लोग उस बयानिए को ही क्या मान के बैठे हैं, सच्चाई, ये बोल रही है। इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी, जहाँ नरेटिव चलते हैं। शाबाश, आगे बोलो। सर ये बहुसंस्कृति की बात करता है। हाँ, मल्टीकल्चरलिज्म, ओके, जोर से बोलो, शाबाश। बात करता है। हाँ, यूनिटी में बिलीव नहीं करता है, जैसे कि मॉडर्निज्म बिलीव करता है यूनिटी में, हाँ। यूनिटी में बिलीव नहीं करता है। हाँ, सामाजिक पहचान का निर्माण सोशल आइडेंटिटीज है ना। होता है कि सोशल आइडेंटिटी जो है ना वो कंस्ट्रक्टेड है, आप हाँ। खुद बना सकते हैं। सकते हैं, हाँ। फिर
हाँ। जिसमें से फ्रेडरिक नीत्शे निश्चय, ठीक है। जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे, विल टू पावर की बात करते हैं। हाँ। बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल का अपना एक वर्ल्ड होता है, अपनी एक मॉरल वैल्यू होती है। बिल्कुल। फिर दूसरे थिंकर है मिशेल फूको। हाँ। पोस्ट मॉडर्निज्म के डेवलपमेंट में इनका बहुत योगदान है। नॉलेज इज पावर की बात करते हैं, आप सबको पता है, फ्रेंच फिलोसफर है। हाँ। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में इन्होंने बुक लिखी लिखी थी, है। और ऑर्डर ऑफ थिंग्स भी इन्हीं की बुक है बुक जो है। 1966 में लिखी है। फिर तीसरे थिंकर है लियोटार्ड, जो एक फ्रेंच फिलोसफर है। इन्होंने पोस्ट मॉडर्निस्ट शब्द को पॉपुलर किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर है। पोस्ट मॉडर्न कन्वेंशन 1979 में इन्होंने बुक लिखी थी। फिर आते हैं मार्टिन हेडगर, जो कि जर्मन फिलोसफर थे, पोस्ट मॉडर्निज्म के फिलोसफर रहे हैं। ये बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका डोमिनेंस किस तरह ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर हो रहा है, इसकी बात करते हैं ये। फिर बीइंग एंड टाइम 1927 में इन्होंने बुक लिखी थी। फिर आते हैं देरिडा 1930, एक फ्रेंच फिलोसफर थे जो डीकंस्ट्रक्शन और डिफरेंस थ्योरी की बात करते थे। उनके जो वर्क है वो है राइटिंग एट डिफरेंस 1967, मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी 1972, स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स 1993। ठीक है। फिर इस पोस्ट मॉडर्निज्म के 3 एंगल से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। हाँ। पहला तो ये है कि ये थ्योरी अनार्की क्रिएट करती है। अनार्की, बिल्कुल। ये थ्योरी इंटरप्रिटेशन में अनार्की क्रिएट करती है, क्योंकि ये अल्टीमेट ट्रूथ को नहीं मानती है, ये डिफरेंट ट्रूथ को मानती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को मानती है कि हर पर्सन का अपना एक ट्रूथ होता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि एक अनार्की क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कोई अल्टीमेट ट्रूथ सामने नहीं आता है। फिर दूसरा ये कहती है कि ट्रूथ सापेक्ष है, और साइंस पे भी ये यही चीज़ अप्लाई करती है, जिसके कारण उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तीसरा ये है कि ये मॉडर्निज्म को हमेशा ये क्रिटिसाइज करती रहती है। ये सिर्फ हमारे सामने पर्सपेक्टिव ही पेश करती है, कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं देती। बहुत बढ़िया, सोल्यूशन नहीं देती है ना, बहुत बढ़िया। बजाओ ताली बजाओ।